नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश अंदानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में जानेंगे मतदान के लिए CSIR NPL द्वारा विकसित की गई सेकंड जनरेशन इंक के बारे में और समझेंगे एक अध्ययन को जिससे कैंसर का उपचार बनेगा और भी प्रभावी। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को, ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। CSIR NPL ने विकसित की इनविजिबल इलेक्शन इंक, फॉल्स वोटिंग रोकने में होगी मददगार। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने खोजा कैंसर का प्रभावी इलाज, कैंसर कोशिकाओं पर किया अध्ययन। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव में मतदान के बाद सभी मतदाताओं में एक आम चीज देखने को मिलती है, वो है उनके बाएं हाथ की उंगली में नीली शाही का निशान। दरअसल ये चुनावी शाही CSIR की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला NPL द्वारा विकसित की गई थी, जिसका इस्तेमाल आज भी चुनाव में किया जाता है। लेकिन अब NPL ने एक और नई किस्म की चुनावी शाही विकसित की है जो आंखों से दिखाई नहीं देगी। इसके क्या फायदे होंगे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मतदान के बाद हाथों पर लगाई जाने वाली नीली स्याही को अक्सर मिटाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि दोबारा मतदान यानी कि फॉल्स वोटिंग की जा सके। लेकिन अब एक नई तरह की स्याही इन प्रश्नों का उत्तर देगी। दरअसल CSIR की दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा एक नई तरह की इनविजिबल इलेक्शन इंक यानी स्याही विकसित की गई है, जिसकी खासियत ये है कि ये आंखों से दिखाई ना देकर एक खास तरह के डिवाइस द्वारा ही पहचानी जा सकती है। इस स्याही को उंगली पर लगाते ही ये सूख जाती है और कुछ ही पलों में अदृश्य हो जाती है। जो नया इलेक्शन इंक है NPL का, अगर वो हम फिंगर पे लगाए तो वो आंखों से दिखेगा नहीं। इससे फ़ायदा क्या है कि जब अगर हम इस तरह के इंक यूज़ करते हैं जिसको आंखों से देखा जा सकता है, तो उसको हर तरह से मिटाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन ऐसा इंक हो जो आंखों से दिखे ना और पर्टिकुलर किसी एक सोर्स से वो दिखे जिसे हम डिटेक्ट कर सके, तो डबल वोटिंग के चांस बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि जब आदमी को आंखों से फिंगर पे लगा हुआ दिखेगा नहीं, तो उसे लगेगा कि हमने इसको मिटा लिया है और वो दोबारा आएगा। और जब हम उसे अपने सोर्स से देखेंगे इलेक्शन देने से पहले, वो डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई वो डबल वोटिंग करने आया है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग ने ये अदृश्य स्याही तैयार करी है। स्याही की खूबियों की बात की जाए तो ये काफ़ी स्टेबल यानी स्थिर है। इसने कई परीक्षणों को पास किया है, जिसके तहत ये किसी भी तरह के ब्लीचिंग एजेंट जैसे कि साबुन, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन या हॉट वाटर द्वारा मिटाई नहीं जा सकती। साथ ही स्याही को इस तरह से विकसित किया गया है कि ये त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी इसमें किसी भी हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। ये बेसिकली एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें एक ल्यूमिनेसेंट पिगमेंट होता है, उसके साथ एक प्रोटीन लिंकर मीडियम होता है, और जिसे जब हम 365 नैनोमीटर UV लाइट से एक्साइट करते हैं तो ये रेड कलर का एमिशन देता है। ये स्याही बिल्कुल ही बायोकॉम्पैटिबल है, हमारे स्किन के लिए सेफ़ है। 3 साल की मेहनत के बाद बेहद कम लागत में विकसित की गई इस नई इलेक्शन इंक को फिलहाल सेकेंड जनरेशन इंक कहा जा रहा है। हाल ही में स्याही का इस्तेमाल CSIR हेडक्वार्टर में सोसाइटी इलेक्शन में भी किया गया है। इस दौरान वोटर्स ने भी इस प्रकार की स्याही की खूब सराहना की है। Student as well as a scientist of CSIR, I never knew about this technology. This is just awesome that we have a mark which is there but which is not visible to anybody. So it will be safe for the skin as monitored by the meter. उम्मीद है कि भविष्य के आगामी चुनावों में भी इस नई स्याही का इस्तेमाल मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देगा।
भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जिसके जरिए कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपचार को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। आइए समझते हैं कि कैसे यह नया अध्ययन कैंसर के लिए उपयोगी और कारगर साबित होगा। कैंसर इम्यूनोथेरेपी रोगी के इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को ढूंढने और नष्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे शरीर के ट्यूमर से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता में सुधार होता है। वहीं आधुनिक इम्यूनोथेरेपी का उद्देश्य ट्यूमर को लक्षित कर इम्यून सेल्स, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, उनको उत्तेजित करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में ट्यूमर को खत्म करने के लिए इम्यून सिस्टम के लिए इंटरफेरॉन गामा यानी कि IFN गामा नाम के साइटोकाइन, जो कि एक छोटा सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, इसका उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की तुलना में कैंसर इम्यूनोथेरेपी सामान्य कोशिकाओं को कम प्रभावित करती है। हालांकि ये या तो बहुत महंगी या फिर कम प्रभावी होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने ये समझने की कोशिश की कि विभिन्न प्रकार की कैंसर कोशिकाएं IFN गामा के सक्रिय होने पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाएं ही IFN गामा पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि अन्य नहीं। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि कैंसर कोशिकाओं का IFN गामा के साथ इलाज करने पर सेल ग्रोथ मीडियम पीले रंग में बदल गया, जो ये दर्शाता है कि कोशिकाएं लैक्टिक एसिड जैसे अम्लीय बायो प्रोडक्ट बना रही हैं। इसने शोधकर्ताओं को इस घटना के पीछे के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को समझने के लिए प्रेरित किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि IFN गामा द्वारा सक्रिय होने पर लीवर और किडनी सेल लाइंस नाइट्रिक ऑक्साइड और लैक्टिक एसिड का उत्पादन बढ़ा देती हैं। नतीजन टॉक्सिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज उत्पन्न होती है, जो कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बन सकती है। वहीं इसके विपरीत कोलोन और स्किन कैंसर सेल्स लाइंस समान प्रतिक्रिया नहीं दर्शाती, जो इम्यूनोथेरेपी के लिए पोटेंशियल रेजिस्टेंट यानी कि संभावित प्रतिरोधक होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए टीम ने इन कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया, जिसके बाद पोटेशियम लैक्टेट गेम चेंजर साबित हुआ। इसने नॉन रिस्पॉन्सिव कैंसर सेल्स की वृद्धि को काफी हद तक कम कर दिया। ये अपने आप में एक अनोखी खोज है, क्योंकि लैक्टिक एसिड को मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता रहा है। आगे शोधकर्ताओं का कहना है कि शोध को पशु मॉडल पर लागू करने की जरूरत है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या मेटाबॉलिक पाथवेज को केंद्रित करके इम्यूनोथेरेपी के दौरान IFN गामा के ट्यूमर विरोधी प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, खासकर उन कैंसर के लिए जिनका इलाज करना मुश्किल है। इस अध्ययन के नतीजों को फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए गए वर्ष 2017 से अब तक के सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स को नासा द्वारा दर्ज किया गया है। सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वालाएं आमतौर पर तब पाई जाती हैं जब सूर्य के अंदर और इसके आसपास शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रिकनेक्ट होता है। सोलर फ्लेयर्स को उनकी ताकत के हिसाब से B, C, M और X श्रेणियों में रखा जाता है। फिलहाल दर्ज किए गए सोलर फ्लेयर को X 2.8 श्रेणी में रखा गया है। इसरो अपने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करेगा। ये जानकारी हाल ही में इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि गगनयान परियोजना के अंतर्गत इसरो एक मानव चालक दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए समुद्र में उनकी लैंडिंग कराई जाएगी। फिलहाल गगनयान को वर्ष 2025 में लॉन्च करने की तैयारी है।
भारत में पहली बार हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कश्मीर में हिमालय की गंभीर रूप से विलुप्त हो रही प्रजाति हंगुल हिरण की आबादी का अनुमान लगाने के लिए आनुवंशिक डेटा का उपयोग किया है। इस प्रजाति की आबादी विलुप्त होने की कगार पर है। कभी ये हंगुल हिरण पूरे कश्मीर, जम्मू और हिमाचल प्रदेश की चिनाब घाटी में व्यापक रूप से पाए जाते थे, जिसे अब IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। दिसंबर 1887 को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। संख्याओं के सिद्धांत में उनके योगदान में पार्टीशन फंक्शन के गुणों की अग्रणी खोजें शामिल हैं। उनके द्वारा तैयार किए गए थ्योरम्स का अध्ययन आज तक दुनिया भर के छात्रों द्वारा किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल के बहुत कम वर्षों के भीतर ही गणित में कुछ असाधारण खोजें की। 23 दिसंबर 1938 को जोसेफ मरे और उनकी टीम ने बोस्टन के ब्रिघम अस्पताल में पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण किया। किडनी का यह सफल प्रत्यारोपण 2 जुड़वा भाइयों के बीच किया गया, जिसमें से एक डोनर और दूसरा रेसिपिएंट था। टीम ने पुष्टि की कि आनुवंशिक रूप से समान रिश्तेदारों के बीच अंग प्रत्यारोपण से अस्वीकृति की समस्या कम होगी। 25 दिसंबर 1642 को अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक क्रांति के शीर्ष व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। न्यूटन को कई वैज्ञानिक खोजों के लिए जाना जाता है। इनमें से कुछ खोजों में गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत शामिल है। हालांकि न्यूटन मुख्य रूप से गणित और भौतिकी में अपनी खोजों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने रसायन विज्ञान और प्रकाशिकी में भी बहुत अध्ययन किया। 26 दिसंबर 1898 को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की घोषणा की, जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम और कुछ हद तक थोरियम में पाए जाने वाला एक रासायनिक तत्व है। मैरी क्यूरी ने पहली बार रेडियम का पता तब लगाया जब उन्होंने पिच ब्लेंड से यूरेनियम को अलग किया, जो एक यूरेनियम समृद्ध खनिज है और इसमें यूरेनियम की तुलना में अधिक रेडियोधर्मिता विद्यमान थी। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।